नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवि मोतीराम जी के बारे में। इससे पहले हम केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण की क्लासें हम ले चुके हैं और अन्य रीतिकालीन क्लासें भी हमारी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज मोतीराम के बारे में। इनका जन्म है वो आपको ध्यान रखना है 1604 ईस्वी में हुआ। रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उनका जन्म क्रम, जो मुख्य मुख्य कवि हैं उनका ज़रूर आप ध्यान रखना, क्योंकि क्रम का प्रश्न कई बार पूछा गया है। जन्म स्थान है तिकवापुर, जिला कानपुर है। इनकी रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी परीक्षा में पूछी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इनकी रचनाएं हैं, इनकी बात करते हैं। 8 रचनाएं हैं इनकी। पहली है रसराज, ललित ललाम, फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी और मोतीराम सतसई। इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही है। बिहारी सतसई है उसी के समान ही है, बिहारी के दोहों के समान ही है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि मोतीराम सतसई है वो किस सतसई से मिलती जुलती है। बहुत सी सतसईयाँ लिखी गई है, तो बिहारी के दोहों के समान इसमें सरसता है। आगे देखो, हम एक एक जो रचनाएँ 8 रचनाएँ पढ़ी हैं उनके विस्तार से हम जानकारी लेके आके। सबसे पहले रसराज, इनकी जितनी भी रचनाएँ हैं इनमें सबसे पहले रसराज। इसमें क्या महत्वपूर्ण है ये देखते हैं। रस और नायका भेद संबंधी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेंगे, वहाँ पॉइंट चेंज कर देंगे। अलंकार संबंधी और कोई और ऑप्शन दे देंगे और उससे संबंधित रचना नहीं। रस और नायका संबंधी है, ये स्वतंत्र रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। पूछ लेंगे ये इसके दरबार में लिखी गई, कोई भी एक विद्वान दे दें, जैसे भाव सिंह हड़ा के दरबार में लिखी गई, नहीं। इनकी रसराज एक ऐसी रचना है जो किसी के दरबार में नहीं लिखी गई। तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बन रहा है, तो ध्यान रखना है कि वो कौन सी रचना जो किसी के दरबार में नहीं लिखी गई, वह है रसराज। किसी आश्रयदाता के आश्रय में नहीं लिखी गई। रसराज का समय 1633 से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। रसराज का निरूपण भानुदत्त की रस मंजरी और रहीम के बरवे नायिका भेद के आधार पर है। तो पूछ सकते हैं कौन सी रचनाओं को आधार पर इसकी रचना हुई। तो प्यारे दोस्तों, ये चारों ही तथ्य महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में से पूछ सकते हैं। अगर परीक्षा का लेवल थोड़ा कठिन हुआ तो इनमें इन पॉइंटों को अदला बदली कर पूछ लेंगे कि रसराज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। तो प्यारे दोस्तों, हर रचना और हर पॉइंट महत्वपूर्ण है। कई बार हम हल्के में लेते हैं और बाद में हमें नुकसान होता है। ललित ललाम यह अलंकार ग्रंथ है और पिछला कैसा था, रस संबंधित। तो यहाँ वो प्रश्न बनाएगा तो उसमें दे देंगे रस संबंधी ग्रंथ है, गलत। ललित ललाम कैसा है, अलंकार ग्रंथ। भाव सिंह हड़ा के दरबार में लिखी गई, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको जितने भी दरबार में जो रचना लिखी गई उसका पता होना चाहिए। बिल्कुल आपको यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ये 3-4 दरबार जो शासक थे उनके दरबार में रहे, तो यहाँ आपसे गलती हो सकती है। स्वर अर्थलंकार है, तो भाव सिंह हड़ा के आश्रय में रहे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। ललित ललाम उन्हीं की आश्रय में रहकर लिखा। स्रोत ग्रंथ देखो, अपे दीक्षित कृत कुवलयानंद को आधार बनाकर लिखी गई है। तो प्यारे दोस्तों, ये बात हुई ललित ललाम की। किसको आधार बनाई है, अपे दीक्षित की रचना। एक जिस ग्रंथ को आधार बनाई है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर नेट जैसी परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका लेवल थोड़ा टफ टाइप होता है। देखो, रसराज और ललित ललाम के संबंध में शुक्ल जी ने क्या कहा है, ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखो, शुक्ल जी की कोई भी बात है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। रसराज और ललित ललाम, रस और अलंकार की शिक्षा में इनका योगदान बराबर होता चला है। तो पूछ सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके संबंध में कहा है कि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका योगदान बराबर होता चला है। तो 2 ऑप्शन दे देंगी, 2 ऑप्शन दे देंगी और यहाँ आपको कंफ्यूज करा देंगे। इसी तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। वास्तव में अपने विषय के अनुपम ग्रंथ है। ललित ललाम में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट है। तो ये भी पूछ सकते हैं किसके बारे में कहा है।
तो प्यारे दोस्तों, ये कथन इम्पोर्टेंट मानना आपको, रचनाएं तो माननी है, और रचनाओं के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण है ये भी आपको ध्यान रखना है। फूल मंजरी 1619 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई? 1619। और किसके दरबार में लिखी गई? जहांगीर के, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में कौन सी रचना लिखी गई? फूल मंजरी। वह दे देंगे रसराज, ललित ललाम। तो जिसके दरबार में लिखी गई है वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो अलंकार पंचाशिका। कौन सी? अलंकार पंचाशिका 1690 ईस्वी में कुमायूं नरेश ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी। अलंकार पंचाशिका किसके आश्रय में लिखी गई? ज्ञानचंद की। ज्ञानचंद के आश्रय में कौन सी रचना लिखी गई? अलंकार पंचाशिका। मतीराम सरस्वती 1681 में रचित है और भोगनाथ के आश्रय में लिखी गई। ये जिनके आश्रय में लिखी गई है उनका ध्यान रखना। व्रत कौमुदी 1701 ईस्वी में रचित है, स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रची गई। या आपको ऐसे पूछ लेंगे, एक तरफ रचनाएं एकदम एक तरफ है जिनके आश्रय में लिखी गई, उनका मिलान करो। पूछ सकते हैं इस तरह के लेवल, नेट के एग्ज़ाम है, बड़े लेवल की जो परीक्षाएं हैं उनमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ कोई आसान थोड़ी पूछे जाते हैं, आराम से उठा कर जो कोई भी कर सकता है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ मैंने दिया है कि मतीराम किन किन के दरबार में रहें, और यहाँ से बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह प्रश्न बनेगा। मतीराम जिनके दरबार में रहे वे शासक हैं। एक तो है ज्ञानचंद, कुमायूं नरेश थे। दूसरे हैं स्वरूप सिंह बुंदेला, ये है बुंदेलखंड श्रीनगर नरेश, बुंदेलखंड का क्षेत्र है कोई श्रीनगर में। बाव सिंह हाड़ा बूंदी नरेश जहांगीर मुगल सम्राट। तो पूछ लेंगे मतीराम किस शासक के दरबार में नहीं रहे, तो 3 तो यहाँ से दे देंगे, चौथा कोई और दे देगा, जहांगीर की जगह कोई और दे देगा, शाहजहाँ दे देगा, औरंगजेब दे देगा, या इनकी जगह कोई और दे देगा। कोई भी ऑप्शन वो चेंज कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये है जिनके दरबार में रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानचंद, स्वरूप सिंह बुंदेला, भाव सिंह हाड़ा और जहांगीर। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। आप एक बार में याद नहीं होता तो 2 बार देखो, इनको लिखो, तब याद होंगे। अब दोस्तों, शुक्ल जी के कथन काफ़ी महत्वपूर्ण। तो आज बात करेंगे मतीराम के संबंध में शुक्ल जी के मत, या आप कह सकते हैं कथन। पहला देखो, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन? कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। ये पूछ लेंगे देखकर कि ये कथन किस विद्वान का है, तो वहाँ ऑप्शन होगा रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको पता होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि में पद्माकर छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजन नहीं मिलती। आगे देखो, दूसरा, नायिका की वीरताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया। कितनी इंपॉर्टेंट है कि बिहारी की तरह इन्होंने नायिका के वीरताप का मजाक नहीं किया। इनके भावव्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद न थी। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो हर कथन को आप इम्पोर्टेंट मानो। तीसरा कथन देखो, रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छंद चलती स्वाभाविक भाषा कम ही कवियों में मिलती है। मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम ही मिलती है। भाषा, अगला देखो, चौथा कथन भी शुक्ल जी का ही है। भाषा के ही समान मतीराम के न तो भाव कृत्रिम है, न उनकी व्यंजक व्यापार चेष्टाएं। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कोड़ी लाने की फेर में वे नहीं पड़े। कितना अच्छा कथन है। तो शुक्ल जी का कोई कथन हल्के में मत लेना। नेट जैसी एग्ज़ाम है, कॉलेज लेक्चर की एग्ज़ाम है, ऐसे एग्ज़ामों में इस तरह के कथन पूछे जाते हैं और इन कथनों में से प्रश्न भी बनते हैं। ये ध्यान रखना, कथन से ही कोई उठा लेंगे और बना देंगे। आगे देखो, 5वां, मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। न तो उनमें भावों की कृत्रिमता है, न भाषा शब्दाडंबर से सर्वदा मुक्त है। रामचंद्र शुक्ल। अब हम बात करेंगे मतीराम जी की चर्चित पंक्तियाँ। पहला देखो, हमने 3 चर्चित पंक्तियाँ ली है। यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने इन पंक्तियों को ली है। कुंदन को रंग फीको लगे,
झलके अति अंगिन चारु गोराई। तो ये देकर पूछ लेंगे कि किस विद्वान की ये पंक्ति है। तो ये मोतीराम जी की है। हवे वन माल ये लगी अरु हवे, मुरली अदर रारस पीजे। ये भी ऐसा लग रहा है बिहारी का है या दूसरे जो कवि है उनका है, लेकिन ये किसका है? मोतीराम का। कंफ्यूज कराने वाला है ना। क्यों न आँखिन सो निहंसक हवे, मोहन कोतन नापित पीजे। न केउ निहारे कलंक लगे, यही गांव बसे कहूँ कैसे कैसे जीजे। तो ये कथन है, ये थोड़े कंफ्यूज करें नीचे वाले दोनों। ऐसा लग रहा है या तो रसखान के हैं या बिहारी के हैं, सूरदास के हैं। तो ये किसके हैं? मोतीराम के हैं। तो इन तीनों पंक्तियों को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में पहले पूछी गई, दोबारा पूछी जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोतीराम जी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी को कथन है 5, ये पता होना चाहिए। मोतीराम किसके दरबार में रहे ये पता होना चाहिए, और इनकी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए, और इनकी रचनाओं के अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को अब यहीं विराम दे रहा हूँ। अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए, मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और आगे भी मैं इसी तरह क्लासें लेकर आता रहूँगा, और पीछे की क्लासें आप ज़रूर देखें। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को अब यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।